रफीक हसरत साहब। मेरे साहब, ज़रूरी क्यों है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर ही बात हो रही है? क्यों ना IT सेक्टर को या किसी और इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए और उनको आगे लाया जाए? रियल एस्टेट सेक्टर को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? मेरा अपना ख्याल ये है कि जी, अगर मैं ये कहूँ कि जी बाकी सेक्टर्स को इग्नोर करके रियल एस्टेट को प्रेफरेंस दी जाए तो यकीनी तौर पर वो गलत होगा। ठीक है। मैं तमाम सेक्टर्स को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क की तरक्की में और मुल्क के रेवेन्यू कमाने में और ख़ास तौर पर आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने में, उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन चूँकि मैं प्लीड कर रहा हूँ केस आज रियल एस्टेट कम्युनिटी का, रियल एस्टेट बिजनेस का, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ऑन 3 अकाउंट्स रियल एस्टेट का बिजनेस मुल्क की तरक्की में एक शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसी को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट को जो है ना मेरिट के ऊपर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए ताकि ये मुल्क की तरक्की में काम करे। सबसे पहले तो वही बात जो मैंने भी की और सरदार ताहिर साहब ने भी की कि अगर दुबई में पाकिस्तान के लोग एक महीने में, ये पिछले दिनों में जो रिपोर्ट आई कि सिर्फ एक महीने में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कर सकते हैं, तो गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द फैसिलिटेशन एंड गिवन द चांसेस, अगर उन लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल किया जाए, अगर उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, अगर उन लोगों को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ जो है ना अट्रैक्ट किया जाए, तो मुझे यकीन है कि जिस $1 बिलियन के लिए हम जो है ना मुल्कों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं और उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, हमारे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो फॉरेन में रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो भी, गैर मुल्की भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में दुबई के मुकाबले में, दुबई में तो सिर्फ डेजर्ट सफारी है ना, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत दरिया हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत मैदान हैं, खूबसूरत सहराएँ और सबसे बढ़ के यह है कि हमारे पास खूबसूरत तरीन कोस्टल लाइन्स हैं। तो लिहाजा हमारी टूरिज़्म जितनी बेहतरीन तरीके के साथ रियल एस्टेट के साथ क्लब होकर और इस बिज़नेस के साथ मिल के पाकिस्तान के लिए जो शानदार एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बन सकती है, हमने आज तक उसको टैप ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। हमें हर सूरत में रियल एस्टेट को और टूरिज्म को, और आप देखेंगे कि जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाएंगे वहाँ होटल भी बनेंगे, वहाँ मार्केट भी बनेंगी, वहाँ लोग शॉपिंग भी करेंगे। और वो जो हम हमेशा से बात करते आए हैं कि रियल एस्टेट का मतलब है कि आप मुल्क की 70 इंडस्ट्रीज को सपोर्टिंग जो है ना रोल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा सबसे बड़ा तो मेरे नज़र में यही है कि जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाना है, रियल एस्टेट उसका बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं जो आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ, हर हुकूमत की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपने लोगों को रोज़गार मुहैया करें। ऑलरेडी इस रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ, चाहे वो रियल एस्टेट का है चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, 50 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप उस तेसी कांडी वाले को भी शामिल कर रहे हैं और पेंटर को भी शामिल कर रहे हैं और मेसन को भी शामिल कर रहे हैं और जो टेक्निकल लोग हैं जो बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्डिंग बनाने में जो है ना मुख्तलिफ वो ड्यूटी अंजाम देते हैं, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 करोड़ लोग बन जाएंगे जो रियल एस्टेट से मुतल्लिक़ हैं। उनके जॉब को आप क्यों शदीद खतरात से दो चार करना चाहते हैं? अगर आपने वतन की और वतन के रहने वालों के वेलफेयर का सोचा है, तो ये जो 4-5 करोड़ लोग हैं इनके वेलफेयर का आप क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो आपको फॉरेन एक्सचेंज भी दे सकते हैं, आपके 70 इंडस्ट्रीज भी चला सकते हैं और आपको जो इतना बड़े लेवल के ऊपर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको तो हर सूरत में हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। हम कतई तौर पर कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। ठीक है, हम सिर्फ ये उनसे क्लेम कर रहे हैं, ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्स फेयर होने चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन हार्श नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल किसी शोबे को बंद कर दे, जो बिल्कुल किसी शोबे के जो मुंसलिक लोग हैं उनका रोजगार छीन ले। ऐसी टैक्सेशन हो जो फेयर हो और जो भी टैक्सेशन की मैं समझता हूँ कि पॉलिसी बने वो लॉन्ग टर्म बने। यहाँ हर साल नई पॉलिसी आ जाती, किसी को पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है। लिहाजा जो बड़ा इन्वेस्टर है वो पैसे लगाने के लिए हमेशा शाही रहता है, हमेशा खौफज़दा रहता है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन भी हम जरूर बेहतर करें ताकि लोग जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें। दुबई का एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो फैक्टर है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, रूल ऑफ लॉ है और इन्फोर्समेंट है। फ्रॉड हो नहीं सकता, फ्रॉड हो नहीं सकता। तो हम प्रोटेक्ट करें, हम बिल्डर को भी प्रोटेक्ट करें, डेवलपर को भी प्रोटेक्ट करें और सबसे बढ़कर हम जो है इन्वेस्टर है और बायर है उसको हम प्रोटेक्ट करें। ये वे फॉरवर्ड है। और जितने ज़्यादा आप टैक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री को जो है ना आप तबाह करेंगे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू आप जो है ना वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम सोच रहे हैं पाकिस्तान तरक्की करे, तो आप किन पॉलिसी से पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा, पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। आप मेहरबानी करके हमारे साथ बैठें। जब तक आप नुमाइंदों के साथ मीटिंग नहीं करते, मुझे याद नहीं पड़ता कि 2016-17 में हमने, आपको याद है कि बड़ी तहरीक चलाई थी और चेयरमैन FER ने को 10 दफ़ा हमारे से मीटिंग की। जो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर था उसने को 20 दफ़ा हमारे साथ मीटिंग की। इस दफ़ा तो किसी ने पूछा तक नहीं।
इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कि इतने बिलियन डॉलर आपको कमा के दे सकती है, तो उसको कम से कम इत्मीनान में लेना चाहिए। आप क्रास द टेबल बैठे, अपनी बात करें, हमारी बात इस पर सुने। कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी किस्म के कोई कभी तौर पर नहीं, किसी ने काबिल ही नहीं समझा। वहां बैठ के वो ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसी बन रही है, और 25 करोड़ आवाम को जो इशू अफेक्ट करता है उसके बारे में जो मुतलका लोग हैं उनको कोई पूछने के लिए तैयार